हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यस चैंपियंस, लेट्स स्टार्ट द शो ऑफ अकाउंटिंग। एंड हम ये जो क्लास कर रहे हैं बेटा, ये क्लास किसकी कर रहे हैं? हम सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की क्लास कर रहे हैं, अकाउंट्स की क्लास कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट क्या देखा था? व्हाट वी हैव सीन लास्ट मैंने आपको, अगर यू रिमेंबर, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवाया था, उसकी कुछ एंट्रीज मैंने करवाई थी। उसमें से कुछ बच्चों को डाउट थे, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भी पूछे, मैंने उनके डाउट भी क्लियर कर दिए हैं। होप दिनेश, आपको डाउट था, आपका क्लियर हो गया होगा, और राहुल तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे बेटा, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8, और वो क्या है आपका? The capital structure of a company consists 20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up and 1,008% redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid up. दो तरह के शेयर्स हैं उनके पास में, इक्विटी शेयर्स है 20,000 एंड प्रेफरेंस शेयर्स है उनके पास में 1,000। दोनों ही क्या है? फुल्ली पेड अप है। और प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कब किया गया था? 1/4/2011 को इश्यू किया गया था। उसके बाद क्या है ये आपका? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज फॉलोज। क्या क्या रिजर्व एंड सरप्लस है भैया? देखिए, जर्नल रिजर्व 80,000। जर्नल रिजर्व कितना है आपके पास में? 80,000। P&L का बैलेंस कितना है आपके पास में? 20,000। P&L का है बैलेंस 20,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व आउट ऑफ विच रुपीज 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड रुपीज 10,000। क्या कहता है ये पॉइंट? ये कहता है कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, आपके पास में इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व कितने हैं? आपके पास में 10,000 है। इस 10,000 इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व इज 10,000। अच्छा, अब ये जो रिजर्व 10,000 है, उसमें से 5,000 तो फ्री नहीं है साहब, 5,000 तो आपका फ्री नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व में भी कितना फ्री, कितना है? 5,000। टोटल कितना? 10,000। टोटल कितना है? 10,000। 10,000 में से फ्री कितना नहीं है? 5,000। तो फ्री कितना है? 5,000। यानी दोनों प्रोपोर्शनेट हो गए, 5,000 फ्री नहीं है और 5,000 फ्री है। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रुपीस कितना है आपका? 2,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिडेम्पशन पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो भी हम कहाँ से ले रहे हैं? वो भी हम अपने रिजर्व सरप्लस से ले रहे हैं। ओके, हाँ जी। अब इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, उसके नेक्स्ट क्लास में लॉजिक बताऊंगा कि किसका सिक्योरिटी प्रीमियम हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले सकते हैं और किसका नहीं ले सकते हैं। अभी हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं वो हमारे फ्री रिजर्व में से कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में आपके पास में कैश एट बैंक कितना? आपके पास में कैश एट बैंक है 98,000। कितना बेटा? 98,000। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम। प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है। कितना प्रीमियम है? 10% प्रीमियम है। यानी अगर मैं बात कहता हूं प्रेफरेंस शेयर्स, अगर मैं ऊपर बात करता हूं प्रेफरेंस शेयर्स, आपके पास में कितना है? 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 1,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। और कितने रुपए का है वो? 100 रुपीज का है। तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट कम्स 1 लाख। इट कम्स 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब 1 लाख रुपए का 10%, 1 लाख रुपए का 10%, 10,000, यानी हमें टोटल पेमेंट कितना करना है? 1,10,000 का टोटल पेमेंट करना है। होप यू अंडरस्टूड। हमको टोटल पेमेंट करना है बेटा, 1,10,000 का हमको टोटल पेमेंट करना है। क्लियर? अच्छा राहुल, तुम्हारा जो क्वेरी था इसमें फोकस करूंगा मैं। यहां पे देखिएगा, अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की लायबिलिटी को, अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की लायबिलिटी को एट द टाइम ऑफ इश्यूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स ही क्रिएट कर लिया जाता, जैसा कि आप 12th में आपने पढ़ा होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता हमारी बुक्स में? ऐसी कंडीशन में हमारी बुक्स में क्या होता? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ ना कुछ अकाउंट का बैलेंस होता। लेकिन यहां पे वैसा कोई भी बैलेंस नहीं है, यानी ये लायबिलिटी पहले क्रिएट नहीं की हुई है, ये लायबिलिटी अभी ही क्रिएट हो रही है, यानी हम करेंगे। आइएगा, क्वेश्चन क्या कहता है आगे? एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्टर्स नए शेयर इश्यू करेंगे। कितने के करेंगे ये नहीं पता, लेकिन करेंगे साहब।
after utilizing the undistributed reserve and surplus subject to the condition that a sum of rupees 20,000 shall be retained in general reserve and which should not be utilized. क्या कहता है ये कहता है कि हमारे पास में जो भी फ्री रिजर्व्स आपको अभी ऊपर मैंने पढ़ा है, जो भी फ्री रिजर्व्स है उन सबको यूज कर सकते हो आप। साथ ही साथ में क्या है, लेकिन एक कंडीशन डाली गई है, जनरल रिजर्व का बैलेंस देखेगा। अगर मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व का बैलेंस देखता हूं तो जनरल रिजर्व का बैलेंस है 80,000। कितना बैलेंस है बेटा? 80,000। इस 80,000 में से हम कितना यूज नहीं कर सकते हैं? तो ये जो 80,000 बैलेंस है इसमें से हम यूज नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इज सम ऑफ रुपीज 20,000 शैल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व। इतना आपको क्या रहना चाहिए? जनरल रिजर्व में रिटेन रहना चाहिए। तो 80,000 माइनस 20,000 हम करेंगे तो जनरल रिजर्व से हम कितना पैसा ले सकते हैं? 60,000। P&L से कितना पैसा ले सकते हैं? 20,000। IFR या इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व से कितना ले सकते हैं? 5,000। तो 60 प्लस 20, 80 प्लस 5, 85,000। 85,000 का पैसा अपने पास में है जिसको हम फ्री रिजर्व से यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? क्लियर? तो यहां पे अगर मैं बात कहता हूं तो आइए सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट। तो क्या समझाने के हिसाब से देखिए, जनरल रिजर्व अवेलेबल कितना था आपके पास में? बुक्स में कितना है? 80,000। कितना होल्ड करना है? 20,000। तो यूज कितना कर सकते हैं हम? कितना यूज कर सकते हैं बेटा? वो यूज कर सकते हैं हम 60,000। P&L 20,000 है, 20,000 है, उसको हम पूरा क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो हम 20,000 इसको यूज कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व 10,000 है, लेकिन 5,000 उसको रिटेन करना है, फ्री नहीं है वो, तो 5,000 फ्री कर दिया। तो ये हमारे पास में टोटल कितना आया? 85,000 टोटल अवेलेबल है। ये 85,000 टोटल हमारे पास में अवेलेबल है। अब हमको सिक्योरिटी प्रीमियम यानी टोटल, अगर आपने देखा होगा तो टोटल हमको कितना पेमेंट करना है? टोटल पेमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल के रूप में कितना पेमेंट करना है? कैपिटल के रूप में पेमेंट करना है, दैट इज 1 लाख आई थिंक। हाँ जी, कैपिटल के रूप में 1 लाख पेमेंट करना है। और प्रीमियम के रूप में कितना पेमेंट करना है? प्रीमियम के रूप में इसका 10% कितना होता है? यानी 10,000। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में? 1,10,000। टोटल कितना हो गया आपके पास में? 1,10,000 का आपको टोटल पेमेंट करना है। तो ये प्रीमियम की व्यवस्था किसमें से करेंगे? प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो अब देखिएगा, प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे हम आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो देखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम को, जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा है? रिडेम्पशन वाला। कौन सा है? सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना पे करेंगे बेटा? 10,000 का इसमें से हम निकालेंगे तो हमारे पास में कैपिटल के लिए हमारे पास में फ्री रिजर्व का कितना बैलेंस अवेलेबल है? कैपिटल के लिए हमारे पास में फ्री रिजर्व का जो बैलेंस है वह है 75,000। वह कितना अवेलेबल है? 75,000। अच्छा साहब, टोटल कैपिटल कितना चाहिए अपने को? टोटल कैपिटल चाहिए अपने को 1 लाख। 1 लाख में से अगर मैं बात करता हूं आउट ऑफ फ्री रिजर्व कितना हो रहा है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो रहा है, अगर मैं बात कहता हूं तो कितना पैसा भैया आपके पास में? 75,000। कितना पैसा बेटा? 75,000। तो 75,000 आउट ऑफ फ्री रिजर्व है आपका इसमें। तो अब मैं यहाँ पे अगर बात कहता हूं तो यहाँ पे अगर बात कहता हूं तो बैलेंस कितना अमाउंट रहेगा आपके पास में? तो बैलेंस रहेगा साहब, बैलेंस कितना रहेगा? बैलेंस 25,000। बैलेंस कितना रहेगा बेटा? 25,000। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 25,000 के हमें नए शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है चीज? चलिएगा, ये मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा समझाया। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जब कैपिटल का पेमेंट करना है आपको, तो कैपिटल का पेमेंट 2 के कॉम्बिनेशन से ही हो सकता है। या तो क्या होगा? फ्री रिजर्व से होगा, या फिर क्या होगा? हम फ्रेश इश्यू करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप देख लेना फ्री रिजर्व से कितना ले रहे हैं और फ्रेश इश्यू कितना कर रहे हैं। इन दोनों का टोटल भी आपका ये फेस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व हम कितना ले रहे हैं बेटा? आउट ऑफ फ्री रिजर्व ले रहे हैं हम 75,000। तो हमको CRR कितने का बनाना पड़ेगा मेरे यार? 75,000 का CRR बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया आपको? और 25,000 के हमें शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे।
हमारा जो फर्स्ट हमें क्या चेक करना पड़ता था कि चेक कीजिएगा क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप है या नहीं है, तो क्वेश्चन ये फुल्ली पेड अप का ही है, आपके प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप का ही है। सेकंड हम क्या चेक करते थे, हमारे पास में कितना रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है, तो हमने ये चेक किया हमारे पास में कितना रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है। हमारे पास में रिजर्व सरप्लस अवेलेबल, देखिए इसको वर्किंग नोट बनाने का तरीका, ये वर्किंग नोट बनाने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे नीचे देखा था रिजर्व सरप्लस हमारे लिए कितना अवेलेबल है, 75,000 कैपिटल के लिए रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है। अच्छा, थर्ड हमने क्या चेक करना है कि फिर हमें नए शेयर कितने इश्यू करने हैं, तो टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी, टोटल कैपिटल का रीपेमेंट कितना है 1 लाख। 1 लाख में से मैंने कितना इश्यू कर लिया, कितना मैंने फ्री रिजर्व यूज कर लिया 75,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बैलेंस 25,000 है, इस बैलेंस 25,000 का मैं क्या करूंगा, नए शेयर्स इश्यू करूंगा। आइए वर्किंग नोट देखते हैं ये आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू बी रिडीम कितना करना है आपको, वो करना है आपको 1 लाख करना है आपको, लेस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम था 10,000 का, ये मैं किस में से लूँ, जनरल रिजर्व में से लूँ, पीएनएल में से लूँ, आईआर? वैसे देखा जाए तो आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे देखा जाए तो आप कहीं से भी ले सकते हो। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ फ्री रिजर्व से, मैं सॉरी पीएनएल से ले लेता हूँ, मैं इसको कहाँ से ले लेता हूँ, पीएनएल से ले लेता हूँ। आप चाहो तो जनरल रिजर्व से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आ गया। तो ये मैंने 10,000 कहाँ से ले लिया, मैंने पीएनएल अकाउंट से ले लिया। तो बाकी का पीएनएल अकाउंट में बैलेंस कितना रहा, बाकी का पीएनएल अकाउंट में बैलेंस रहा 10,000, कितना रहा 10,000। तो ये तो प्रीमियम के लिए यूज आ गया, तो ये किसके लिए यूज आ जाएगा, कैपिटल के लिए यूज आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आइए प्रीमियम, प्रीमियम के लिए कितना यूज कर रहे हैं और कैपिटल के लिए कितना यूज कर रहे हैं, प्रीमियम के लिए कितना यूज कर रहे हैं और कैपिटल के लिए कितना यूज कर रहे हैं। तो अगर मैंने कहा कि मैंने पीएनएल अकाउंट, आप चाहो तो बेटा जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने जनरल रिजर्व को यहाँ पे प्रीमियम के लिए यूज नहीं किया, तो ये पूरा पूरा मैं किसके लिए यूज करूंगा, ये पूरा पूरा मैं कैपिटल के लिए यूज करूंगा। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, ये मैं किसके लिए यूज करूंगा, ये मैं पूरा पूरा किसके लिए यूज करूंगा, कैपिटल के लिए यूज करूंगा। तो देखो प्रीमियम के लिए मेरे पास में टोटल 85 था, टोटल कितना था 85 था, टोटल कितना था बेटा 85,000 था मेरे पास में। अब इस 85,000 को मैंने 10,000 कहाँ किसके लिए यूज कर लिया, 10,000 मैंने किसके लिए यूज कर लिया, प्रीमियम के लिए यूज कर लिया। और पीछे जो बचा था आपका 75,000, उसको मैंने कहाँ से यूज कर लिया, उसको मैंने कैपिटल के लिए यूज कर लिया। यानी इसका मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आई ये चीज। चलिए लेस करते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस की, हमने यहाँ पे बात कर ली है, यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेस करते हैं, ऐसे ही आ गया है। चलिए, तो अब इस 85,000 में से मैंने ये 85,000 इन सब का 85,000 था, तो इसमें से कौन से 10,000 आपने प्रीमियम के लिए यूज किया, पीएनएल का 10,000 आपने प्रीमियम के लिए यूज किया, और बाकी कौन से 75,000 आपने सीआरआर के लिए कैपिटल के लिए यूज किए, ये वाले 75,000 आपने सीआरआर के लिए कैपिटल के लिए यूज किया। समझ में आ गया चीज। चलिए इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, ओह माय गॉड, प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, देखिए साहब प्रॉफिट अवेलेबल है यहाँ पे, दैट इज जनरल रिजर्व अवेलेबल है कितना है आपके पास में, 80,000 में से 20,000 चला गया, बिल्कुल 20,000, ये देखिए ये इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कितना अवेलेबल है, 60,000 ये मेरा अवेलेबल है। समझ में आ रही है ये चीज़, ओके। उसके बाद में मेरा पीएनएल अकाउंट का बैलेंस कितना अवेलेबल है, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है मेरे पास में कितना है, 20,000 था। 20,000 में से 10,000 को मैंने कहाँ पे अलग से रख दिया, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन, वहाँ पे अलग रख दिया। तो पीछे कितना बचा मेरा 10,000, ये 10,000 मेरा बचा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर मैं बात कहता हूँ तो 10,000 में से फ्री कितना है आपका, 5,000 आपका फ्री है। इस तरह आपका टोटल कितना फ्री रिजर्व आपके पास में अवेलेबल था, 75,000 फ्री रिजर्व अवेलेबल था, और वो आपने यूज कर लिया। तो बाकी के लिए आपको नए शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, बाकी के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, नए शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। तो एक शेयर्स कितने में इश्यू कर रहे हैं आप, 10 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, तो कितने शेयर्स इश्यू करेंगे आप, 25,000 शेयर्स आप इश्यू करेंगे। होप यू अंडरस्टूड। चलिए आइए हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें। चलिएगा, ये समझ में आया आपको ये पॉइंट। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें एंट्रीज करनी पड़ेगी, इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी है, तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी हम बात करते हैं, इन द बुक्स ऑफ कंपनी हमें ये एंट्रीज करनी पड़ेगी। हाँ जी, जर्नल एंट्री है आपकी, जर्नल एंट्री में डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, लेजर फोलियो आपने यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट पर्टिकुलर। हाँ जी, अरे ये क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बात कर दी आपने, डेट पर्टिकुलर होगा ना। चलिए
सबसे पहले क्या किया जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप फुल्ली पेड अप ऑलरेडी यहाँ पे फुल्ली पेड अप है, कोई एसेट्स यहाँ पे सेल आउट नहीं हो रही है, तो नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो नए शेयर्स इश्यू करेंगे उसकी हम एंट्री करेंगे। नए शेयर्स हमने इश्यू किया है, बैंक अकाउंट को हमने क्या किया है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया है। किसको डेबिट कर दिया है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और 2 मैंने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी कर सकते हो, डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर सकते हो। मेरा हिसाब से पहले एप्लीकेशन करके एक एंट्री और कर देना तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कितने का है भैया, ये 25,000 का है। कितने का है, 25,000 का है। समझ में आया, ये रहा नरेशन आपका। बीइंग इश्यू ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। हाँ जी, ये एट ए प्रीमियम नहीं है भैया, एट ए प्रीमियम नहीं है। क्लियर, ये समझ में आता है जी आपको। चलिए, तो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई है, ओके फाइन। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं हम, अब हमको CRR क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, CRR क्रिएट करना है। CRR आप कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, देखें। CRR जनरल रिजर्व से कितना क्रिएट कर रहे हैं, 60,000। P&L अकाउंट से कितना क्रिएट कर रहे हैं, 10,000। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से कितना क्रिएट कर रहे हैं, 5,000। तो टोटल CRR कितना क्रिएट हो रहा है आपका यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैं टोटल CRR कितना, जनरल रिजर्व से कितना लिया मैंने, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना ले रहा हूं मैं, 60,000। जनरल रिजर्व कितना ले रहा हूं बेटा, 60,000। फिर मैं P&L अकाउंट से कितना ले रहा हूं, 10,000। फिर मैं IAR से कितना ले रहा हूं यहाँ पे मैं, 5,000। तो इन सबको मैंने डेबिट कर दिया। और 2 मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना बेटा, 75,000 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। समझ में आ रही है बात। आप इतना ना लिखें तो बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इतना भी लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे किसका अरेंजमेंट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। किसका अरेंजमेंट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मैं कहां से लूंगा, वो मैं पैसा लूंगा कहां से, P&L अकाउंट से मैं पैसा ले रहा हूं। तो P&L अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सॉरी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपको समझ में आ गया होगा। कितना है बेटा, ये 10,000 का है। और ये एंट्री क्यों करते हैं, यहाँ पे हमने लायबिलिटी क्रिएट की है, ये पैसा हमने P&L से लिया है। इसका लॉजिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ और ये इसका नरेशन है। प्लीज़ ध्यान रखना, आपको अगर अकाउंटिंग एंट्री पूछी जाती है तो उसका नरेशन भी आपको लिखना है, उसका नरेशन भी बेटा जी आपको लिखना है। उसके बाद में क्या था, आपको पेमेंट ड्यू करना था। पेमेंट ड्यू करेंगे तो देखिएगा क्या एंट्री होगी आपकी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। हाँ जी, कितने की कैपिटल है, 1 लाख की। प्रीमियम कितना है भैया, 10,000 का। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितने से बेटा, 1,10,000 से। ये हमने अमाउंट ड्यू कर दिया है और अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया है। और एंड में हमको उसको पेमेंट करना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये हम 1,10,000 का पेमेंट कर देंगे। 1,10,000 का यहाँ पे पेमेंट हो गया। और इसका नरेशन क्या आ गया, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इस तरह से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इन एंट्रीज का इम्पैक्ट देते हुए आपको बैलेंस शीट बनानी है। इन एंट्रीज का इम्पैक्ट देते हुए आपको बैलेंस शीट बनानी है। समझ में आ रही बात। बैलेंस शीट में आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। अगर मैं बात कहूँ तो देखिए, बैलेंस शीट में अगर मैं नोट्स टू अकाउंट्स की बात करता हूं तो 1 बाय 1 मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिएगा, 20,000 शेयर्स आपके पहले थे, 2,500 शेयर्स अभी आपने इशू किए, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में, 22,500 शेयर्स, 2,25,000 के शेयर्स आपके पास में हो गए। समझ में आ गई बात। और आपका प्रेफरेंस शेयर्स चला गया तो उसकी जगह पे फिर क्या आएगा आपका रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में मैं क्या बात करता हूँ, जनरल रिजर्व। कितना है भैया, 20,000। कितना है आपका ये जनरल रिजर्व, 20,000। सो जनरल रिजर्व विल बी द 20,000 रुपीज़। समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको। अच्छा, उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूं का यूं रहेगा आपका। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आपके पास में, 2,000। कुछ पैसा हमने लिया ही नहीं था। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया था हमने, कितने का, 75,000 का। कितने का, 75,000 का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 था, 5,000 यूज़ कर लिया, तब कितना रहा, 5,000 रहा। समझ में आ रहा है ये चीज़। अच्छा साहब, इसके अलावा कोई और रिजर्व होगा क्या, नहीं बेटा, इसके अलावा कोई भी रिजर्व नहीं होगा। तो टोटल कितना होगा आपका, 1,02,000। टोटल कितना होगा बेटा, 1,02,000। समझ में आ रहा है ये मेरे यार, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अच्छा, तो आइए जरा फटाफट देख लेते हैं इक्विटी और लायबिलिटी। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड क्या देखते हैं, लायबिलिटी देखते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या कहता है ये, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने का है बेटा, शेयर कैपिटल नोट नंबर क्या है आपका, 1। और शेयर कैपिटल कितना, 2,25,000। ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2। रिजर्व सरप्लस क्या है आपके पास में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह इनका टोटल क्या बनता है, इस तरह इनका टोटल बन जाता है, दैट इज योर आप, ओ माय गॉड, टोटल क्या बनता है साहब आपका। हाँ जी,
सो टोटल आपका बन जाएगा, इन दोनों का टोटल आप कर देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पे। होप आप ये तो आप कर ही सकते हैं। एसेट्स की बात करता हूँ तो एसेट्स में क्या आएगा, दूसरी एसेट्स हमारे पास में है नहीं तो करंट एसेट्स की ही बात करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास में, टोटल कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कितना था, देखो जरा कितना था भैया। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की मैं बात करता हूँ तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखिए 98,000 टोटल कैश इक्विवेलेंट्स था आपके पास में। तो 98,000 और नए शेयर्स इश्यू करने से कितना है 25,000 और हमने पे कितना कर दिया 1,10,000। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, टोटल कितना पेमेंट हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 13,000 रुपीज़ अभी आपके पास में रहा है। और इस तरह से ये आपका एक टोटल आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। और टोटल आने के बाद में भी यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं करने का है। दिस इज 2,25,000, 1,02,000 एंड 13,000। यह एक एक्सट्रैक्ट है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। यह एक एक्सट्रैक्ट है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दोस्तों हम अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपको कि द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2011 इंटर अला इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ये बैलेंस शीट के कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, कुछ बैलेंसेस आपको दे रखे हैं और उसमें बैलेंसेस में क्या है 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ₹70 पेड अप। मैंने क्यों जोड़ लगाया, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये क्या है पार्टली पेड अप है। क्या है बेटा, ये पार्टली पेड अप है। तो 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ₹70 पेड अप, ये पार्टली पेड अप है। और पार्टली पेड अप में कितना है, टोटल कितना है इसका 35 लाख रुपीज यहाँ पे आया हुआ है। यानी अभी कितना पैसा नहीं आया हुआ है, 15 लाख रुपया अभी तक नहीं आया हुआ है। देखिए 100 रुपीज़ का है, 70 आया हुआ है, 30 नहीं आया हुआ है। 30 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 तो कितना हो जाएगा ये 35 लाख। समझ में आ रहा है ये चीज़। उसके बाद में क्या 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। और 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपके पास में 1 करोड़ के शेयर्स हैं जो कि फुल्ली पेड अप हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना आपके पास में 5 लाख है। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस कितना आपके पास में 20 लाख है। और जनरल रिजर्व का बैलेंस आपके पास में 50 लाख। तो ये सारे बैलेंसेस आपके पास में, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस बेटा आपके पास में 5 लाख, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस आपके पास में 20 लाख और जनरल रिजर्व का बैलेंस आपके पास में 50 लाख। क्लियर। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इश्यू क्या कहता है वो, under the terms of their issue the preference shares are redeemable on 31st March 2012 at the 5% premium। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रेफरेंस शेयर्स है आपके पास में, देखिए प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं ये यहाँ पे। प्रेफरेंस शेयर्स की मैं अगर बात करूँ तो 35 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स, ना मुन्ना ना, ये 35 लाख तो पार्टली पेड अप है। इनको पहले फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। फुल्ली पेड अप करते ही ये कितने के हो जाएंगे, ये फिर हो जाएंगे 50 लाख के। फुल्ली पेड अप करते ये कितने को जाएंगे, 50 लाख के हो जाएंगे। तो 50 लाख का 10% कितना होता है 5 लाख। तो 55 लाख रुपीज का आपका क्या रहेगा, इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। समझ में आया, मैं वापस कह देता हूं, इसमें समझ में आया आपको ये चीज। चलिए उसके बाद में क्या बोला गया, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स ए राइट इश्यू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹110 पर शेयर। क्या कहता है ये कि नए शेयर्स लेके आ रहे हैं साहब, नए शेयर्स लेके आ रहे हैं। कितने शेयर्स लेके आ रहे हैं, 50,000 शेयर्स नए लेके आ रहे हैं। ये 50,000 शेयर्स का एक नया इश्यू लेके आ रहे हैं। कितने रुपए का, 100 रुपीज़ का। लेकिन 100 रुपीज़ का तो है ये शेयर्स, कितने में लेके आ रहे हैं, 110 में लेके आ रहे हैं। यानी कि 10 रुपया इस पर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। समझ में आया जी आपको, 10 रुपया क्या कर रहे हैं बेटा, ये प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। ₹20 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन पे कितना है 20 रुपीज़ है। ₹35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, यानी अगर मैं बात कहता हूं तो अगर अलॉटमेंट पे बात करते हैं तो टोटल कितना अमाउंट मंगवा रहे हैं अलॉटमेंट पे, 35 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं। और ये जो 35 रुपीज़ है, ये जो 35 रुपीज़ है बेटा, इसके अंदर दो चीज़ें शामिल है। एक तो क्या है आपका 10 रुपीज़ का प्रीमियम है और 25 रुपीज़ का क्या है आपका कैपिटल के लिए अमाउंट है। ओके, उसके बाद में क्या कहा गया, एंड द बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2013। बाकी का जो बैलेंस है वो कब मंगवा रहे हैं, ओ माय गॉड, बाकी का बैलेंस मंगवा रहे हैं 1 जनवरी 2013 कहते, 3 कहते, वॉट एवर योर मर्जी।
तो 1 जनवरी 2000, क्योंकि हम ये सब x को हम 1 मान रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 2013 कह देंगे। बैलेंस ऑन 1 Jan 2013, द इशू वॉज, उसके बाद में क्या बोला गया, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, एन अलॉटमेंट मेड ऑन 1 March 2012, the money due on allotment were received by 31st March 2012। गाइज अब यहां पे देखें, अगर मैं यहां पे बात कहता हूं तो मैं अगर अब मैं थोड़ा डेट पे खेलूंगा, यहां पे आपने सपोज कीजिएगा ये आप जब भी इश्यू लेके आए होंगे, आपने शेयर्स अलॉट कब कर दिए, आपने शेयर्स अलॉट 1 मार्च को कर दिया और अलॉटमेंट मनी कब आ गया आपका, 31 मार्च 2012 तक आ गया। अच्छा, आपको रिडेम्पशन भी कब करना है, अब आप मुझे बताओ आपको रिडेम्पशन भी कब करना है। प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं बेटा, वो हो रहे हैं आपका 31 मार्च को रिडीमेबल हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, 31 मार्च 2012 को रिडीमेबल हो रहे हैं। अच्छा, 31 मार्च 2012 तक, 31 मार्च 2012 तक टोटल कितना अमाउंट हमारा नए शेयर से आया है, टोटल कितना अमाउंट हमारा नए शेयर से आया है। जो आपने राइट शेयर्स इश्यू किया है, जो आपने राइट इश्यू किया है 110 रुपए में 50,000 शेयर्स का, उसका सबसे पहले क्या आया आपके पास में, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना आया बेटा, एप्लीकेशन मनी आया 20 रुपया। उसके बाद में अब कौन सा मनी आया आपके पास में, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना आया आपके पास में, अलॉटमेंट मनी दो चीजों के लिए आया, 10 रुपये प्रीमियम के लिए आया और 25 रुपया किसके लिए आया है, आपका कैपिटल के लिए आया है। तो 31 मार्च तक टिल डेट तक 31 मार्च तक हमें टोटल कितना अमाउंट मिल गया, टोटल मिल गया 45 रुपीज तो मिल गया हमको कैपिटल के लिए, और 45 रुपीज तो हमको मिल गया कैपिटल के लिए, और 10 रुपया हमको किसके लिए मिल गया, प्रीमियम के लिए। 10 रुपया हमको किसके लिए मिल गया, प्रीमियम के लिए। अब भैया जी यहाँ पे ध्यान रखें, बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, वो बैलेंस अमाउंट कब आ रहा है, बैलेंस अमाउंट तो आ रहा है, बैलेंस अमाउंट तो ऑन कब आ रहा है ये, हाँ जी, अगर मैं बात कहता हूं बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट कब आ रहा है भैया, तो बैलेंस अमाउंट जो आ रहा है वो है 1 जैन। बैलेंस अमाउंट ऑन 1 जैन 2013 को आ रहा है, तो 1 जैन 2013 को आ रहा है, तो भैया हमारा तो रिडेम्पशन कब हो रहा है, 31 मार्च 2012 को रिडेम्पशन हो रहा है। तो आप इसके बाद में क्या होगा आप समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैलेंस अमाउंट कितना आएगा भैया मुझे बताओ, बोलो बैलेंस अमाउंट कितना आएगा, तो बैलेंस अमाउंट आएगा कितना आपका, दैट इज 55 रुपीज। कितना आएगा आपका, 55 रुपीज किसके लिए आएगा, कैपिटल के लिए आएगा। 55 रुपीज किसके लिए आएगा, कैपिटल के लिए आएगा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज। अच्छा, ये जो बैलेंस अमाउंट आएगा ना बाबू, ये जो बैलेंस अमाउंट आएगा ना, ये बैलेंस अमाउंट कब आएगा, 1 जैन 2013 को आएगा। 1 जैन 2013 को कंपनी ये कॉल मांगेगी और बैलेंस अमाउंट रिसीव होगा। समझ में आ रही है ये चीज। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, तो इस अमाउंट को रिडेम्पशन के लिए हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। दिस अमाउंट विल नॉट बी कंसीडर्ड, दिस अमाउंट will not be considered for redemption purpose। समझ में आ रहा है, ये अमाउंट आपका रिडेम्पशन पर्पस के लिए कंसीडर होगा ही नहीं। तो कौन सा अमाउंट कंसीडर होगा, दिस मच अमाउंट, दिस अमाउंट। हाँ जी, ये जो अमाउंट है यानी 45 रुपए का जो अमाउंट है, 45 रुपए का कैपिटल के रूप की बात कर रहा हूं बेटा, अभी मैं कैपिटल के रूप की बात कर रहा हूं। 45 रुपए का कितने शेयर थे भैया, 45 रुपए में कितने शेयर्स, कितने शेयर्स आपने इश्यू किए थे, 50,000 शेयर्स आपने इश्यू किए थे, 50,000 शेयर्स आपने इश्यू किए हैं। समझ में आ रहा है ना। तो 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 45, तो ये जो अमाउंट आपका आता है, दिस अमाउंट 22,50,000। तो दिस अमाउंट विल बी कंसीडर्ड, दिस अमाउंट विल बी, नॉट को हटा देता हूं, और दिस अमाउंट विल बी कंसीडर फॉर रिडेम्पशन पर्पस। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिडेम्पशन के लिए आपने नए शेयर्स तो इश्यू किए हैं, लेकिन पार्ट्स में नए शेयर इश्यू किए हैं। और यदि नए शेयर पार्ट्स में होते हैं तो वह पार्ट ही कंसीडर किया जाता है, जो रिडेम्पशन डेट तक हमको रिसीव हो जाता है। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था वैसे भी हम कहां से कर रहे हैं, फ्री रिजर्व से कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्री रिजर्व कौन सा है रे, कैपिटल रिजर्व है। फ्री रिजर्व कौन सा है, कैपिटल रिजर्व है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं और समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और क्या दिया हुआ है, 20 लाख रुपीस का दिया हुआ है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 20 लाख का। इसका मतलब ये हो गया बेटा जी, इसका मतलब ये हो गया कि आपने इससे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब बनाते हैं, देखो जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, और आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स रिडीम करते हैं, तो हमको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने पास्ट में, जो समय बीत चुका, हमने पास्ट में, इस कंपनी ने पास्ट में भी रिडेम्पशन किया होगा, तभी तो ये सीआरआर क्रिएट किया हुआ है। और इसमें एक और नया सीआरआर ऐड हो जाएगा जो अभी हम क्रिएट करेंगे। समझ में आ रही है ये चीज बात? अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे लॉजिक बताओ, आपको टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? हाँ जी, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल रिक्वायरमेंट बताइए मेरे को। सो टोटल रिक्वायरमेंट है आपको, अगर मैं बात कहता हूं टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है कैपिटल के लिए, तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड है कैपिटल के लिए आपको 50 लाख। कितना रिक्वायर्ड है बेटा, 50 लाख। अरे माना बेटा वो 35 लाख है, माना ये ऊपर क्या है 35 लाख है, लेकिन ये 35 लाख तो अभी क्या है, पार्टली पेड अप है। इनको जैसे ही हम फुल्ली पेड अप करेंगे, हमारे पास में 15 लाख रुपए अभी और मंगवाएंगे और ये फुल्ली पेड अप हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी हमको कितना पैसा चाहिए, अभी हमको कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिएगा, 50 लाख रुपया चाहिएगा। अच्छा, उसमें से हमारा फ्रेश इश्यू कितना हो रहा है, नया न्यू इश्यू कितना हो रहा है, तो न्यू इश्यू कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 22,50,000। अभी हम निकाला ना 22,50,000 कैपिटल के लिए। कैपिटल न्यू नए शेयर्स के इश्यू से कैपिटल के लिए कितना पेमेंट आ रहा है वह आप चेक करें। कैपिटल के लिए पेमेंट आ रहा है आपका 22,50,000। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट नीड टू बी टेकन फ्रॉम जनरल रिजर्व, और वो कितना हो जाएगा आपका 27,50,000। और इसके लिए हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, नीड टू क्रिएट CRR। समझ में आया मेरे यार? हाँ जी, इस वर्किंग नोट को जरूर लिखिएगा, अपने शब्दों में जरूर लिखिएगा साहब। होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चंस को करते हैं और आपके सामने इस क्वेश्चंस को लेके आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। और सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री किसकी होगी, हम ये चेक करते हैं कि यार ये पार्टली पेड अप तो नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पार्टली पेड अप है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, पार्टली पेड अप है। तो पार्टली पेड अप है तो हमको यहाँ पे एंट्रीज करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, तो हमने फुल एंड फाइनल कॉल मंगवाते हैं। फाइनल कॉल 15 लाख रुपए का मंगवाते हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने रुपए से, 15 लाख रुपए से। कितने रुपए से, 15 लाख रुपए से। क्या नरेशन बनता है इसका, ये नरेशन बनता है इसका। समझ में आ गया? पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, सर क्या बात कर रहे हो, 15 लाख से। अच्छा अरे सर टू प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल हो जाएगा ना, कितने से, 15 लाख रुपए से। पैसा आया एंट्री आई, और फॉर बीइंग अमाउंट रिसीव फॉर फाइनल कॉल मनी, आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया हमारा जो हमारा पुराना शेयर था, जो हमारा पुराना प्रेफरेंस शेयर था, जो पार्टली पेड अप था, उसको हमने फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको किसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी, अब हमको एंट्री करनी पड़ेगी, हम नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने के लिए था साहब। हाँ जी, अब एक चीज मैं बताता हूं यहां पे। अब देखिए ये जो पेमेंट, ये जो आप इश्यू कर रहे हैं, कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, 50,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, और एप्लीकेशन मनी कितना आ रहा है, 20 रुपीज आ रहा है। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना होता है, 10 लाख। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 10 लाख रुपया आपका क्या रहेगा, 10 लाख रुपया आपका, दैट इज
बैंक अकाउंट डेबिट, ये यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ गया। 10 लाख रुपीज़ का आपका बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन मनी आया है और ये आपका 10 लाख रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी आपका रिसीव हो गया। बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 50,000 शेयर्स। अच्छा, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारा ट्रांसफर हो गया। समझ में आया बेटा? अच्छा जी, फॉर कैपिटलाइजेशन, समझ में आती चीज। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट मनी में हमें दो चीजें ड्यू करनी पड़ेगी, एक तो कैपिटल के लिए भी अमाउंट ड्यू करना पड़ेगा और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अमाउंट ड्यू करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए तो कितना अमाउंट ड्यू करूंगा मैं? 50,000 इंटू 10 तो कितना होता है? 5 लाख। और 50,000 इंटू 25 12,50,000 ये मैंने अमाउंट ड्यू कर दिया। तो टोटल मैंने अमाउंट कितना ड्यू कर दिया बेटा? 17,50,000 टोटल मैंने ये अमाउंट ड्यू कर दिया। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना? 50,000 पे कितने का? 35 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। होप समझ में आया होगा। चलिए, ये हमने शेयर इश्यू कर दिए। अच्छा, अब जो बाकी का पेमेंट है, जो फाइनल कॉल किया है 1 जनवरी 2003 को या 13 को, उसको करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, उसको नहीं करना है, हमें 31 मार्च तक की ही एंट्री करनी है। चलिए, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे पैसा रिसीव करेंगे। तो ये पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा? टोटल पैसा रिसीव हो गया। ये टोटल पैसा हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। समझ में आ गया बेटा? चलिए, अब नेक्स्ट क्या करते हैं? हमको जनरल रिजर्व, अब हमको क्या बनाना पड़ेगा? CRR बनाना पड़ेगा। और CRR हम एक्सक्लूसिवली कहां से बनाएंगे मेरे यार? कितने का CRR बनाना है? ये देखिए नीचे जो आपका था, हमने कितने का CRR बनाया था? 27,50,000 का, 27,50,000 का CRR हमको बनाना है। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? देखिएगा, तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और वो क्या है आपका? 27,50,000। समझ में आ गया आपको? और ये अमाउंट आपका हो गया 50, ये है आपका 50 लाख में से ये 10 लाख, आपका 50 लाख में से 10 लाख तो एप्लीकेशन मनी वाला आ गया था और 12,50,000 ये वाला कैपिटल का अमाउंट आ गया था। समझ में आ गई ये चीज़? तो जो कैपिटल का अमाउंट रिडेम्पशन डेट तक है, कौन सा कैपिटल का अमाउंट? नए शेयर को इश्यू करने पे जो कैपिटल का अमाउंट हमको रिसीव हुआ है उसको ही कंसीडर करना है। समझ में आ गई ये चीज़? चलिए साहब, ये चीज़ हो गया है। उसके बाद में हमने क्या किया? ये जनरल रिजर्व की बातें हमने सारी कर ली है। अच्छा, ये शेयर सब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो हमको प्रीमियम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रीमियम का लायबिलिटी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रीमियम कहाँ से लेंगे? हम फ्री रिजर्व से लेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। समझ में आ गई ये चीज़? कितना प्रीमियम है साहब? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कितना प्रीमियम है आपका? ओहो, कितना प्रीमियम पे हो रहा है? दैट इज 5% प्रीमियम है। कितना? ओके, 5% प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है बेटा? 5% प्रीमियम है। तो 50 लाख का 5% कितना होता है आपका? 50 लाख का 5% आपका कितना होता है? दैट इज 2,50,000। समझ में आता है ये चीज़? चलिए साहब, दिस इज़ फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, मुझे अब क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ड्यू करना पड़ेगा। तो आइए अमाउंट ड्यू करते हैं। अमाउंट ड्यू करने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, इन दोनों को मैं डेबिट करता हूँ। डेबिट करने पे आपके क्या आता है? डेबिट करने पे ये अमाउंट आ जाता है और 52,50,000 आपका डेबिट अमाउंट हो गया। और इस तरह से आपका ये अमाउंट आ गया बेटा, इस तरह से आपका ये अमाउंट आ गया। समझ में आ गया? और फाइनली क्या कर देंगे? हम इसका पेमेंट कर देंगे। फाइनली पेमेंट कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक आपका 52,50,000 का पेमेंट आ गया। क्लियर है साहब? अब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पूछा गया है। नोट्स टू अकाउंट में अगर मैं बात कहता हूं तो नोट्स टू अकाउंट्स में देखिएगा साहब, नोट्स टू अकाउंट्स की आपके सामने ये महिमा। हाँ जी, आप चाहें तो सिंपल एक का भी बना सकते हैं। क्या बना लेंगे आप लोग? चलिए, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या था आपका? शेयर कैपिटल कितना है आपके पास में? अगर मैं बात कहता हूँ इश्यूड, पेड अप, सब्सक्राइब, शेयर कैपिटल कितना है यहाँ पे देखिएगा। अब शेयर कैपिटल की बात करें यहाँ पे तो नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप है आपका। और तो उसमें कितना आ जाएगा आपका? 10 लाख आ जाएगा। तो साथ ही साथ में अब 50,000 इक्विटी शेयर से कितना पेड अप है आपका? 45 रुपीज़ पेड अप है। अरे आया तो 55 है, लेकिन 10 रुपीज़ तो प्रीमियम के लिए आया ना पेड अप, यानी कैपिटल, उसके लिए कितना पेड अप है? कैपिटल के लिए कितना पेड अप है? समझ में आ गया? उसके बाद में क्या हो गया? हाँ जी, उसके बाद में देखिएगा अब ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो दैट इज़
ये आपका टोटल कितना हो गया, ये आपका टोटल ये हो गया। रिजर्व और सरप्लस कितना है, रिजर्व और सरप्लस आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पहले से था और हमने क्रिएट कर दिया, दोनों को ऐड करके करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो दोनों का है 5 लाख पहले का था, 5 लाख अब का है, तो ये दोनों को ऐड करके आ जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात कहता हूँ जनरल रिजर्व, पीछे कितना बचा आपका जनरल रिजर्व, तो देखिए पीछे बचा हुआ है आपका जनरल रिजर्व कितना है आपका 20 लाख का जनरल रिजर्व पीछे आपका बचा हुआ है। कैसे 20 लाख का आया, तो देखो जनरल रिजर्व ने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, जनरल रिजर्व ने एक तो कहाँ पे यूज़ किया है CRR क्रिएट करने में, एक तो हमने CRR क्रिएट करने में यूज़ किया और दूसरा हमने प्रीमियम का यूज़ किया। समझ में आ रहा है आपको बात। एक तो हमने CRR को, देखो ये जनरल रिजर्व ये रहा आपका, एक तो ये यूज़ किया आपने और एक ये यूज़ किया, तो ये टोटल जनरल रिजर्व आपने कितने का यूज़ किया है, टोटल आपने किया है 27,50,000 प्लस 2,50,000 यानी 30 लाख का आपने जनरल रिजर्व को यूज़ कर लिया। जनरल रिजर्व था कितना आपके पास में 50 लाख का था, 30 लाख यूज़ हो गया, तो अब पीछे कितना बचा आपका, पीछे बचा आपका 20 लाख रुपीज़ का पीछे जनरल रिजर्व बचा। समझ में आया जी साहब ये आपको। और इस तरह आपका टोटल जो आपका ये दिस इज़ रिजर्व सरप्लस है, टोटल रिजर्व सरप्लस कितना है आपका, इन सब की टोटल कितनी है आपकी, इन सब की टोटल है, तीनों की टोटल 77,50,000 ये तीनों का टोटल है। इस तरह ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और ये बैलेंस शीट आपके पास में आ चुकी है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट का क्या है, ये एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस शीट का क्या है, ये एक्सट्रैक्ट है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की बात करूँगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड अगर मैं कहूँ तो कितना है मेरा शेयर होल्डर फंड, हाँ जी कर सकते हैं आप शेयर होल्डर फंड, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। उसके बाद में उसमें शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल भी रहेगा। शेयर कैपिटल कितना है आपके पास में 1,20,000, ये जो है आपके पास में 1,22,50,000 और फिर क्या रिजर्व और सरप्लस है वो कितना आपके पास में 77,50,000 और इस तरह आपका रिजर्व सरप्लस आ जाएगा। जो जो आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं ये बैलेंसेस का आपने एक्सट्रैक्ट बना दिया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन 9 समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन 9 में क्या था, इस क्वेश्चन 9 में था पार्टली पेडअप था तो उसको हमने फुल्ली पेडअप किया। नए जो शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं वह नए शेयर्स हम किस में इश्यू कर रहे हैं, पार्ट्स में इश्यू कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिडेम्पशन की डेट तक का ही अमाउंट हमें कंसीडर करना है, उसके बाद की डेट का अमाउंट कंसीडर नहीं करना है। होप यू अंडरस्टूड, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा। अच्छा तो अब आज के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आज के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 10 आप क्वेश्चन नंबर 4, 6, 10 कीजिए। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4, 6, 10 करके बताइए बेटा। अगर आपको कोई डाउट आता है हम क्वेश्चन नंबर 4, 6, 10 लेंगे, नहीं तो फिर हम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। समझ में आती है चीज़। चलिए थैंक यू।